अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो ये पहली स्टोरी है ये मिस आसमा ने हमें भेजी है और ये बताती है इनका ताल्लुक इंडिया में एक बहुत मशहूर जगह है आसाम, उसके आउटस्कर्ट्स से है। ये आसाम के एक बहुत कदीम गांव का जिक्र करती हैं और ये बताती हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो पिछले तकरीबन 200 से 300 सालों से उसी गांव में रहा करते थे और इस गांव की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है। बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो इस गांव के बारे में मशहूर हैं और ज़बान ज़द आम है, यानी कि जो भी इस गांव में रहा करता है या उसके सराउंडेड गांव के अंदर जो भी लोग रहा करते हैं उनको ये सारी कहानियां, ये किस्से ज़बानी याद हैं। तो उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा इस तरह से था जो इनके फादर के ग्रैंडफादर के साथ पेश आया था और ये उस दौर में पेश आया था जब इनके फादर के ग्रैंडफादर जिंदा थे और उन्होंने इस सब वाक़यात को, इन तमाम चीज़ों को विटनेस किया था। तो हम कोशिश करेंगे ये जो कहानी है इनके फादर के जो ग्रैंडफादर थे उनकी ज़बान ही जान सकें ताकि इसको समझने में, सुनने में हम सबको आसानी हो सके। इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम अब्दुल करीम था और ये तकरीबन 1860 या 65 की बात है। ये जो गांव था ये कदीम गांव था, इसके जो भी रास्ते थे वो कच्चे पक्के रास्ते थे और अब से तकरीबन 150 साल पुरानी बात है। तो उस दौर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना कोई बिजली वगैरह मौजूद थी, ना रोड्स वगैरह पक्के बने हुए थे, ना इतना ज़्यादा तालीम का रुझान था और इस गांव के सराउंडेड चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल मौजूद था और एक तरफ एक बहुत बड़ी सी नदी थी जो बहा करती थी। उस दौर में इस गांव के अंदर तकरीबन 700 से 800 लोग रहा करते थे, यानी कि ये एक छोटा सा गांव था और ये जितने भी लोग थे इनकी आमदनी का ज़रिया यही था कि वो मवेशी पालते थे या फिर जंगलों में जाके लकड़ियां काट के लाते थे, उनको बेचा करते थे। गर्ज़ के इस छोटे से गांव में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। सब लोग एक दूसरे को जाना करते थे, सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे कि एकदम से चीज़ें बदलना शुरू हुई। शुरू में जो गांव वाले थे उनके जो भी एनिमल्स थे या जो भी मवेशी थे वो एक एक करके गायब होना शुरू हुए और ना सिर्फ गायब होना शुरू हुए बल्कि जब वो मिलते तो वो इस हालत में मिलते कि किसी ने उनका आधा जिस्म खाया हुआ होता और कभी वो ज़ख्मी हालत में मिलते और कभी कभी उनकी सिर्फ हड्डियाँ मिला करती थी और उन हड्डियों को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था कि गाय की हड्डियाँ हैं या बकरे की हड्डियाँ हैं। खैर, जब वहाँ पे मवेशी गायब होना शुरू हुए तो शुरू में यही सब जहन में आया कि यकीनन गांव का ही कोई शख्स है जो मवेशियों को चुराता है और उनका गोश्त इस्तेमाल करने के बाद हड्डियाँ छोड़ देता है। जब तक बात मवेशी तक रही तब तक इस गांव में अमन रहा, लेकिन जब आहिस्ता करके एक एक करके इस गांव के बच्चे गायब होना शुरू हुए तो सब लोगों को परेशानी हो गई और सब लोगों ने एक जान होके सोचना शुरू कर दिया कि यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है जो करीब व जवार में जंगल मौजूद है वहाँ पे इस तरह के जानवर मौजूद हों, भेड़िए मौजूद हों या आदमखोर मौजूद हों जो पहले जानवरों को उठा के ले आ रहे थे और अब उन्होंने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है। खैर, सारे के सारे गाँव वाले एक हो गए और सब ने आहिस्ता करके मुख्तलिफ प्लान बनाना शुरू किए और आहिस्ता करके गांव और उसके करीब जवार में जो भी एरिया था वहाँ का जायज़ा लेना शुरू किया, लोगों पे नज़र रखना शुरू की। तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद इन लोगों को पता चला कि इस गांव से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर जहाँ पे जंगल मौजूद है उस जंगल के अंदर एक औरत है जो आके आबाद हुई है और उस औरत के साथ एक बच्चा भी रहा करता है। और गांव के कुछ नौजवानों का ये कहना था कि जब हमने उस औरत को देखा था तो अजीब किस्म की प्रैक्टिसेस कर रही थी और उसकी प्रैक्टिसेस को देख के लग रहा था जैसे वो कोई काला जादू या जादू वगैरह कर रही है या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। शुरू में जो गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि उस औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना,
जब तक हम इसकी कन्फर्मेशन ना कर लें कि वाकई में वो जादू वगैरह किया करती है, तब तक हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर वाकई में ऐसा हुआ कि वो जादू वगैरह करती है, तो फिर उसको ऐसी सज़ा देंगे कि नस्लें इस सज़ा को याद रखेंगी। ये जो बुज़ुर्ग थे ये बहुत सेंसिबल बात कर रहे थे, लेकिन गांव के जो नौजवान थे वो पागल हो चुके थे और उन्होंने बिला तस्दीक ये डिसाइड कर लिया था कि इस गांव में जो भी मवेशी गायब हुए या जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी ये औरत है। ये औरत उन बच्चों की बलि देती है, और ना सिर्फ बलि देती है बल्कि ये काले जादू या इस तरह की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया करती है। खैर, नौजवानों ने अपने तौर पे फैसला किया और तकरीबन 20 से 25 नौजवान एक साथ इकट्ठे हुए और इन लोगों ने चुपचाप फैसला कर लिया कि ये जो औरत जंगल में रहा करती है, हम इसको जाके पकड़ेंगे। ना सिर्फ पकड़ेंगे, इसको सज़ा देंगे, बल्कि इसको जला देंगे। ये जितने भी नौजवान थे गांव में किसी को बताए बगैर उस औरत के घर की तरफ चलने लगे और तकरीबन असर के टाइम तक उस औरत के घर के पास पहुंच गए। उस औरत ने जब इतने सारे नौजवानों को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो उसको अंदाज़ा हो गया कि यकीनन ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने अपने तौर पे वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ये जो नौजवान थे इन्होंने फुर्ती से उस औरत को जाके पकड़ लिया, और ना सिर्फ पकड़ लिया, इसको मारना शुरू कर दिया। और उसको मारते मारते उससे पूछने लगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और हमारे मवेशी कहाँ हैं, हमें बताओ। वो जो औरत थी वो कह रही थी, ना मैंने तुम्हारे बच्चों को अगवा किया है और ना ही मैं उन मवेशियों के बारे में कुछ जानती हूँ। हाँ, तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका कौन ध्यान रखेगा। ये सुनने के बावजूद भी ये जितने भी नौजवान थे उन्होंने इसकी एक बात न सुनी और उन लोगों ने इस औरत पे तेल छिड़क के आग लगा दी। खैर, जब इस औरत पे आग लगाई तो आग लगाने के बाद इन लोगों ने उस औरत को इस नदी के अंदर फेंक दिया, जो नदी यहाँ से बहा करती थी। और जब उसको नदी में फेंक दिया तो उसके बाद उन लोगों ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू की। और जब मुकम्मल तौर पे इसके घर को तलाश किया गया तो वहाँ पे इन लोगों ने देखा कि बहुत सारी हड्डियाँ मौजूद हैं, जो कि जानवरों की भी हड्डियाँ हैं, बच्चों की भी हड्डियाँ हैं। और ये देखने के बाद नौजवानों को अंदाज़ा हो गया कि जो कुछ हमने किया है वो ठीक किया है, ये औरत थी ही इस काबिल। खैर, दूसरे कमरे में जब ये लोग गए तो दूसरे कमरे के अंदर वहाँ पे एक बच्चा मौजूद था जो नौमौलूद था, बहुत छोटी सी उम्र का था, और इन लोगों ने उस बच्चे को भी जलाने के बाद नदी में फेंक दिया। जब ये लोग वापस गांव के अंदर आए तो गांव में आने के बाद इन लोगों ने सबको बता दिया कि जो हमारे बच्चे गायब हो रहे थे या जो हमारे मवेशी गायब हो रहे थे उसकी जिम्मेदारी औरत ही थी, और हमने इसकी वेरिफिकेशन की है। उसके घर से बच्चों की और मवेशियों की हड्डियां मिली थीं। खैर, जब से इस औरत को जला के नदी में फेंक दिया गया उसके बाद से इस गांव के अंदर या इसके सराउंडेड एरिया में गुमशुदगी के या अगवा के वाक़यात होना ख़त्म हो गए। और जब ये वाक़यात होना ख़त्म हुए तो गांव वालों को भी यकीन हो चला कि वाकई में ये जो औरत थी ये इन मामलात की या इन वाक़यात की ज़िम्मेदार थी। इसी तरह कुछ टाइम गुजरा, और कुछ टाइम गुजरने के बाद इस गांव के एरिया में या इसके सराउंडेड एरिया में, इस जंगल में, ख़ास तौर पे उस नदी के किनारे पे बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे देखा कि अक्सर रात के टाइम में, ख़ास तौर पे 14वीं की रात को, एक औरत वहाँ पे चलती हुई नज़र आती और उस औरत की गोद में एक बच्चा मौजूद होता, और जो भी उसके सामने से गुजर रहा होता वो औरत उससे मदद मांगती, और जब वो उसकी मदद करने की कोशिश करता तो वो जो औरत थी वो उसको नुकसान पहुँचाती या उसकी जान लेने की कोशिश करती। शुरू में गांव वाले समझते थे कि कोई और औरत है जो वहाँ पे आ गई है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे वाक़यात हुए और उन सारे के सारे वाक़यात में जो औरत का हुलिया बताया जाता था, जब उसके बारे में मालूमात हासिल की गई तो एक कन्फर्मेशन हो गई कि सब ने एक ही जैसे हुलिये का जिक्र किया है, और सबका यही कहना है कि इत्तफाक से वो 14वीं की रात को वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक औरत को देखा था, उसका जिस्म जला हुआ था और उसकी गोद में एक बच्चा मौजूद था, और उस बच्चे की भी शक्ल जो थी उसको देखने से लग रहा था कि वो भी जली हुई है। तो इन सब बातों से इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी थी कि जो भी औरत नज़र आया करती है वो वही औरत है जिसको गए वक्तों में या कुछ अरसे पहले यहाँ के नौजवानों ने जला के मार दिया था। ये बताती हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ ये वाक़यात मुसलसल पेश आते रहे, और ख़ास तौर पे ये जो गांव वाले थे
वो अवॉइड किया करते थे कि 14वीं की रात को उस एरिया से या उस फॉरेस्ट से या उस नदी के सामने से ना गुजरें, क्योंकि अगर वो वहाँ से गुजरेंगे तो हो सकता है कि उनका सामना उसी औरत से हो। ये बताती हैं कि जैसे जैसे वह गुजरता गया वैसे वैसे ये जो गांव था और उस गांव के जो सराउंडेड एरिया था उसमें चेंजेस आते गए, रोड बनते चले गए, जंगल कम से कम होता चला गया। हाँ, जो नदी पहले भी मौजूद थी वो अब भी वहीं पे वैसे ही मौजूद है। और साथ साथ ये एक वाक़ये का जिक्र करती हैं जो 2021 में पेश आया था। ये बताती हैं कि 2021 के अंदर इनकी एक कज़न थी, उन कज़न की शादी थी और वो उसी गांव के अंदर थी। तो ये अब क्योंकि शहर में आ चुकी हैं तो ये अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पे पहुँच चुकी थी। अच्छा, बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट किया गया था। उनमें ही एक इनकी आंटी थी जो इनकी दूर की खाला लगती हैं, जो दिल्ली में रहा करती थी। ये बताती हैं कि वो दिल्ली से अपनी गाड़ी में निकली और उनके साथ उनके शौहर मौजूद थे और एक उनका 17-18 साल का बेटा मौजूद था। इनकी आंटी का यही प्लान था कि रात के तकरीबन 8 या 9 बजे तक ये उस गांव में पहुंच जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो गई और जब इनकी गाड़ी ख़राब हुई तो उसको सही करवाने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग गए। लिहाजा जो कि इन्हें 7 या 8 बजे पहुंचना था तो ये रात के तकरीबन 2 से 3 बजे तक एक्सपेक्टेड था कि पहुंचेंगी। खैर, जब ये उस गांव की तरफ बढ़ रही थी या उस रास्ते से गुजर रही थी और ये नदी आने वाली थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके शौहर को महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे जैसे ये उस नदी के करीब बढ़ रहे हैं, ये नदी की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी गाड़ी ने दोबारा से झटके लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने मैकेनिक से मुरम्मत करवाई थी और इनको यकीन था कि अब गाड़ी मज़ीद ख़राब नहीं होगी। खैर, जब गाड़ी ने मुसलसल झटके लेना शुरू किए तो इन्होंने गाड़ी को साइड में रोका और उतरने के बाद चेक करने लगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इन्होंने गाड़ी का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया और जब मुकम्मल तौर पे जायज़ा ले चुके तो इनको अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी में कोई फॉल्ट मौजूद नहीं है। अब ये समझ से बाहर है कि जो गाड़ी झटके ले रही है या बंद हो रही है, इसकी वजह क्या है। खैर, इन्होंने अल्लाह का नाम लेके गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करी और दोबारा से चलाना शुरू की। अब इनको इस जगह के बारे में या यहाँ के वाक़यात के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी और ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चला रहे थे कि जैसे ही ये उस नदी के करीब पहुँचे या उस नदी के सामने पहुँचे तो इनकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई। और जहाँ पे इनकी गाड़ी बंद हुई तो उसके लेफ़्ट साइड पे नदी मौजूद थी और सीधे हाथ की तरफ एक छोटा सा जंगल मौजूद था और वहाँ पे किसी लाइट का या रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। खैर, जब इनकी गाड़ी बंद हुई तो इत्तफाक से जो इनकी वाइफ थी उनकी आंख लग चुकी थी और इनका जो बेटा था वो भी तकरीबन गुनूदगी में था। खैर, इनके अंकल उतरने के बाद उन्होंने बोनट ऊपर किया और बोनट ऊपर करने के बाद वो चेक करने लगे कि आखिर मसला क्या है। अभी वो इसको चेक ही कर रहे थे कि इनको ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि ये जो नदी है, इस नदी की तरफ से या नदी में से निकल के किसी ने इनकी तरफ चलना शुरू किया है। इनका जो फोकस था वो गाड़ी के ऊपर था, लेकिन कॉर्नर ऑफ द आई से इनको अंदाज़ा हो रहा था कि कोई नदी की तरफ से चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। शुरू में समझे कि हो सकता है कोई कुत्ता हो, कोई पेट एनिमल हो या इस तरह का कोई जानवर हो, लिहाजा इन्होंने ना देखा ना उस तरफ गौर किया। लेकिन जैसे जैसे वो जो ऑब्जेक्ट था करीब से करीब आता चला गया तो वो बड़ा होता चला गया और जब इनको लगने लगा कि यकीनन कोई ना कोई चीज़ है जो मेरे करीब बढ़ रही है या मेरी तरफ आ रही है, तो इन्होंने एकदम से अपने सीधे हाथ की तरफ देखना शुरू किया। अब जैसे ही इन्होंने इस तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि एक औरत है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी जो स्किन है या उसकी जो खाल है, ख़ास तौर पर उसका जो चेहरा है वो जला हुआ है और उसकी गोद में एक बच्चा मौजूद है और वो जो बच्चा है उसकी स्किन भी जली हुई लग रही है और ये औरत आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये इनकी तरफ बढ़ रही है तो उस औरत के ना कोई कदमों की आवाज़ आ रही है, ना उसके चलने का पता चल रहा है, बस ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने मुकम्मल तौर पे उस औरत का जायज़ा लेना शुरू किया, ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया, तो जैसे ही उनकी नज़र इसके पाँव की तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत है उसके जो पाँव हैं, एक तो जले हुए पाँव हैं, उल्टा उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं, यानी रिवर्स फीट हैं, और वो जो औरत है वो ज़मीन पे चल नहीं रही, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि वो हवा में आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ती हुई इनकी तरफ बढ़ रही है। अब जैसे ही इन्होंने ये सिचुएशन देखी तो फ़ौरन से इन्होंने बोनट बंद किया
और जैसे ही इन्होंने बोनट बंद किया तो वो जो औरत थी वो इनसे कहने लगी कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे का पूरा जिस्म जल चुका है, मुझे अस्पताल पहुँचा दो। खैर बहरहाल इनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है ये नॉर्मल मखलूक नहीं है, तो जितना जल्दी हो सकता था ये गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद ये पूरी कोशिश करने लगे कि गाड़ी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। इस दौरानिए में जो इनकी वाइफ थी वो भी उठ चुकी थी, इनका बेटा भी उठ चुका था। इन्होंने शीशे मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे और वो जो औरत थी बाकायदा शीशे के करीब आने के बाद मुसलसल अपने हाथ मार रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह दरवाज़ा खुल जाए या शीशा खुल जाए। अब क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे तो अपने फेथ के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक इन्होंने आयत पढ़ना शुरू की और जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ने के बाद इन्होंने हिसार करना शुरू किया। जैसे जैसे ये आयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी वो पीछे हटती चली जा रही थी और फाइनली 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी थी और इस दौरानिए में इनकी जो गाड़ी थी वो स्टार्ट हो गई थी। ये बताती है कि जैसे तैसे हाँफते काँपते इन्होंने सफ़र कंप्लीट किया और जब रात को 3-4 बजे के टाइम पे ये घर पहुँचे तो इन सारे के सारे लोगों को शदीद बुखार हो चुका था। इनको घर पहुँचने के बाद फर्स्ट एड दी गई और जब ये पूरी रात गुजर गई तो सुबह जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया गया और जब वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कुछ तावीज़ात वगैरह दिए, कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए। इसके साथ साथ डॉक्टर से भी रब्ता किया गया और मेडिसिन भी इनको प्रोवाइड की गई। ये बताती है कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक इनका इलाज चला। उसके बाद इन लोगों की सूरत हाल बेहतर हुई या इनकी तबीयत बेहतर हुई। खैर ये जो शादी थी, जब ये शादी ख़त्म हुई तो शादी ख़त्म होने के बाद ये जो फैमिली थी ये वापस जाने से डर रही थी। हालांकि हमने इन लोगों को समझाया था कि अब डरने की कोई बात नहीं है, आपको ऑलरेडी तावीज़ात दे दिए गए हैं, वज़ाइफ बता दिए गए हैं, आप अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकल जाएं। काफ़ी समझाने के बाद जब वो जाने के लिए राज़ी हुए तो उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि रात के बजाय हम सुबह के टाइम निकलेंगे ताकि दिन के अंदर अंदर ही ये एरिया क्रॉस कर लें और यहाँ से आगे बढ़ जाएं। खैर जब ये लोग सुबह के टाइम वहाँ से निकले तो सब कुछ नॉर्मल था, बादल हुए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये लोग अल्लाह का नाम लेके निकल गए। और जब ये उस नदी के करीब पहुँचे तो इन लोगों ने देखा कि वो जो नदी है उस नदी के करीब बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं, हार्डली 3 या 4 साल के होंगे और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि सारे के सारे बच्चे नहाने के लिए जा रहे हैं या नहा के निकल रहे हैं। अब जब इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे देखा और उन पे गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि जो सारे के सारे बच्चे हैं इन सब के सब बच्चों की शक्लें एक जैसी हैं और कद भी एक जैसे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हैं। और साथ साथ हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पे इन बच्चों के अलावा उनका कोई गार्डियन, कोई बड़ा मौजूद नहीं था। आमतौर पे जब आप किसी जगह जाते हैं या किसी जगह पिकनिक पे जाते हैं तो बच्चों के साथ कोई ना कोई गार्डियन मौजूद होता है, उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं। लेकिन उस नदी के किनारे वहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद थे उनके साथ कोई गार्डियन नहीं था। वो बच्चे खुद ही नदी में जा रहे थे, खुद ही बाहर निकल रहे थे। इनको सिचुएशन का अंदाज़ा था कि जो कुछ इनको नज़र आ रहा है ये भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि ये दिन का टाइम था। बहरहाल इन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके तेज़ की और फाइनली भगाना शुरू कर दी। ये बताते हैं कि जब वहाँ से ये सारा का सारा एरिया क्रॉस करने के बाद तकरीबन 7 किलोमीटर दूर ये आ चुके थे तो एक बहुत बड़ा सा यू टर्न है जो वहाँ पे आया करता है। और जब ये उस यू टर्न के करीब पहुँचे तो इन्होंने गाड़ी मोड़ने के लिए जैसे ही स्टीयरिंग मोड़ा तो इनकी नज़र सामने पड़ी और जब इनकी नज़र सामने पड़ी यानी फुटपाथ टाइप की जगह पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे वही औरत खड़ी हुई है और उसकी गोद में वैसे ही बच्चा मौजूद है और औरत की भी शक्ल जली हुई है, उस बच्चे की भी शक्ल जली हुई है और वो इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। खैर इनके पास तावीज़ात वगैरह मौजूद थे और इन्होंने निकलते हुए दम भी किया था, हिसार भी किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस औरत ने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, न इनके करीब आई, बस इनको देख के मुस्कुराती रही। जैसे तैसे करके ये अपने घर पहुंचे और अपने घर पहुंचने के बाद इन्होंने दोबारा से वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया तो उन्होंने यही कंफर्मेशन की कि आपने शुक्र है तावीज़ात पहने हुए थे, हिसार किया हुआ था, अदरवाइज़ ये जो औरत थी या ये जो भी चुड़ैल थी ये आपको नुकसान पहुँचाती। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी।
اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے. اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.